हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे माइनर टेस्ट 2 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आपको जानकर ये खुशी हो रही होगी कि माइनर टेस्ट 2 में जितने भी मेटल कटिंग टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे वो सभी एसएससी जेईई में 2007 से लेकर के 2019 तक पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग। किस मटेरियल की या वर्कपीस के पदार्थ की मशीनिंग क्रिया करते समय कंटिन्यूअस चिप या निरंतर चिप बनती है। तो देखते हैं हम कुछ कंडीशन के बारे में जिससे हमें यह पता चलता है कि कंटिन्यूअस चिप बनेगी या नहीं बनेगी। नंबर 1, कंटिन्यूअस चिप बनने के लिए शर्त क्या है कि वर्कपीस का मटेरियल या तो सॉफ्ट हो और या डक्टाइल हो। सबसे नंबर 1 कंडीशन है। दूसरा, कटिंग टूल मटेरियल क्या होना चाहिए? कटिंग टूल मटेरियल या तो कार्बन टूल स्टील हो, जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। हाई स्पीड स्टील हो सकता है, HSS। और तीसरा है हमारा हाई कार्बन स्टील। इसके अलावा रेक एंगल की हम बात करें तो रेक एंगल या अल्फा हमेशा क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसके अलावा फीड लो रहेगी, स्पीड हाई रहेगी। ये सारी कंडीशन है जिनसे हम ये बोल सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस कटिंग क्रिया के दौरान मटेरियल हमारा मशीनिंग क्रिया जिसकी हो रही होगी तो सतत चिप बनेगी या नहीं बनेगी। तो इन कंडीशन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि कटिंग क्रिया के दौरान बनने वाली चिप कैसी होगी? कंटिन्यूअस होगी। तो यहां पर क्वेश्चन ने पूछा क्या? वर्कपीस मटेरियल, तो क्या होगा? सॉफ्ट अथवा डक्टाइल। एसएससी जेईई 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन की बात करते हैं तो नंबर 1 पे क्या है? डक्टाइल, जो कि हमारा सही है। बी नंबर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल हमेशा डक्टाइल, ब्रिटल मटेरियल हमेशा डिसकंटिन्यूअस चिप के लिए प्रयोग किया जाता है। हीट ट्रीटेड मटेरियल और नन ऑफ दी एबव। तो यहां पर देखें हम तो आंसर नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए पार्ट, डक्टाइल मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी जेईई 2010 में पूछा गया है। इसकी हम बात करते हैं तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? द फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों यदि यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग क्रिया के दौरान, यदि डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग क्रिया के दौरान हम देखेंगे तो कौन सी चिप बनेगी? तो आप बोलेंगे क्या? कंटिन्यूअस चिप बनेगी, जिसकी अभी हमने बात किया था। तो यहां पर देखिए हम ऑप्शन के बारे में, यदि डायग्राम को हम देखें तो कंटिन्यूअस चिप ही आपकी बन रही है। ये बाद में कर्ल होती हुई हमारी चली जाती है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चिप। ए है कंटिन्यूअस चिप, बिल्कुल सही। बी डिसकंटिन्यूअस, गलत। सी है कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज, ये भी रॉन्ग आंसर है। और डी है नो चिप्स आर प्रोड्यूस्ड। तीनों ऑप्शन गलत हैं, केवल ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो आंसर नंबर हमारा सही क्या हो जाएगा? ए नंबर, कंटिन्यूअस चिप्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछा गया है एसएससी जेईई 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन टूल लाइफ। टूल लाइफ पर औजार के जीवन पर प्रभाव के आरोही क्रम को निम्न प्रांचलों का सही क्रम आपको चुनना है। हमें एक ऑर्डर बनाना है, जो नीचे स्टेटमेंट हमारे दिए गए हैं उनके आधार पर, टूल लाइफ के बेस के आधार पर हमें उनका एक क्रम बनाना है। वो भी किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बनाना है। अब देखिए हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो नंबर 1 पे क्या है? फीड है, डेप्थ ऑफ कट है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे है कटिंग स्पीड। 3 की बात की गई है। हम इसके पहले जानते हैं कि टेलर टूल लाइफ इक्वेशन VT टू द पावर n इज इक्वल टू C होती है। इसी के मॉडिफाइड फॉर्म की बात इसके पहले हमने किया था, मॉडिफाइड फॉर्म। तो मॉडिफाइड फॉर्म की बात हम करेंगे तो देखते क्या है, वी टी टू द पावर एन
F टू द पावर A और D टू द पावर B इक्वल टू C। ये हमारा क्या है, टेलर टू लाइफ इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। V T टू द पावर N F टू द पावर A D टू द पावर B इक्वल टू C। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर है क्या क्या स्टेटमेंट, V क्या है, कटिंग स्पीड है, T हमारा क्या है, टाइम है मिनट में, N क्या है, एक्सपोनेंट घातांक है, N जो वर्कपीस के मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है, F हमारा फीड है, D है क्या, डेप्थ ऑफ कट, और C क्या है हमारा कांस्टेंट, और A और B क्या है, ये भी एक्सपोनेंट है। यहां पर हम बात करें किसकी, T की बात करते हैं, टूल लाइफ के T की, तो होगा क्या ये C अपॉन 1 टू द पावर N, नीचे हमारा आ जाएगा V टू द पावर 1 बाई N इंटू F टू द पावर, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई N1 A अपन इनको, और D टू द पावर हम लिख सकते हैं 1 बाई N2। अब यहां से यदि हम देखें तो जो हमारा ऑर्डर निकल के आता है 1 बाई N इज ग्रेटर देन 1 बाई N1 और 1 बाई N2। जहां पर आप देख रहे हैं 1 बाई N किसका है, कटिंग स्पीड का है, 1 बाई N1 किसका है, फीड का, और 1 बाई N2 किसका है, डेप्थ ऑफ कट का। यदि इन तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव टूल लाइफ पर डाल रहा है वो कौन सा है, वो है हमारा कटिंग स्पीड, क्योंकि वो कटिंग स्पीड V के पावर में ही 1 बाई N है। इसके बाद कौन प्रभाव डालेगा, फीड, और इसके बाद डेप्थ ऑफ कट। तो यदि इन तीनों का ऑर्डर हम देखें तो सबसे पहले हमारा बनता है कटिंग स्पीड, इसके बाद फीड, और इसके बाद हमारा डेप्थ ऑफ कट। यदि नंबरिंग के आधार पर देखें तो ये हो जाएगा 3, 1 और क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन की बात करते हैं, SSCJ 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3, 1, 2। तो 3, 1, 2 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात यदि कर रहे हैं तो देखते हैं क्या क्वेश्चन ने कहा है, ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज। ऑर्थोगोनल या लंबी कटाई पद्धति को यह भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रक्रिया के लिए कौन कौन से पॉइंट क्या हैं, उत्तरदायी हैं। तो ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए हम देखते क्या है, सबसे पहले यदि डायग्राम से हम इसकी बात करें तो डायग्राम में यदि हम यहां पर देखें तो कटिंग टूल की कटिंग एज जो कि ये है हमारा, और डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल जो कि हमारा ये डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल, कटाई औजार के चलने की दिशा। यदि इन दोनों के बीच के एंगल की हम बात करते हैं तो हमारा कितना है, 90 डिग्री। मतलब द कटिंग एज ऑफ कटिंग टूल, द कटिंग एज ऑफ कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू, चाहे मार्क बना दे या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल, या टूल ट्रेवल की बात डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल को ना बोल करके सीधे हम इसी की जगह पर बोल सकते हैं क्या, कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी, ये हम बोल सकते हैं। पहला, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, और इसको हम दूसरे वर्ड में क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब पहला हमको ये पता चल गया कि कटिंग टूल की कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल के बीच बनने वाले कोण का मान क्या है, 90 डिग्री है। दूसरा, इसको 2D कटिंग के नाम से जाना जाता है, इसे 2 डायमेंशनल कटिंग हम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं। 2 डायमेंशनल कटिंग हम सेकंड नंबर पे इसको बोल सकते हैं। और इसी के आधार पर और बातों को क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें हम और बात करें तो जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि जब चिप हमारी वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगी तो रेक फेस, कटिंग टूल के टूल फेस या रेक फेस और चिप के बीच फ्रिक्शन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो टेम्परेचर का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा।
इसके अलावा ये सरफेस फिनिश की बात करें तो सरफेस फिनिश क्या होगी, डिक्रीज होगी, सरफेस फिनिश हमारी पुअर बनेगी, कम अच्छी बनेगी। टूल लाइफ की बात करें तो टूल लाइफ क्या होगी, कम होगी, लॉस होगी। यदि इसके आधार पर एग्जाम्पल की बात करें कि और कौन कौन से टूल ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि पार्टिंग टूल है, स्लॉटिंग है, शेपिंग टूल है या शेपर मशीन पे लगने वाला कटिंग टूल है, और ग्रूविंग कटिंग टूल है। ये सभी कटिंग टूल ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं। क्वेश्चन हमसे केवल यही पूछा है कि ऑर्थोगोनल कटिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑर्थोगोनल कटिंग को हम 2 डायमेंशनल कटिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 2 फोर्स परपेंडिकुलर वर्क करते हैं। देखिए 1 नंबर पे दिया गया है हमारा 1 डायमेंशनल कटिंग, जो कि गलत है। सेकंड में दिया है 2 डायमेंशनल कटिंग, 3 पे है हमारा 3 डायमेंशनल कटिंग, और डी है आपका नन ऑफ एबव। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर 2 डायमेंशनल कटिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा पूछा गया है कब, एसएससी जेईई 2012 में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी बात हम करते हैं। Which part of the cutting tool is prone to crater wear? करा है कौन सा कटिंग टूल कर रहे हैं क्वेश्चन कि कर्तन औजार का कौन सा भाग क्रेटर निघर्षण का अधोमुखी है, या कटिंग टूल का कौन सा भाग क्रेटर वियर के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों यदि कटिंग टूल की हम बात करें तो डायग्राम से हम बात करते हैं। यहां पर यदि 2D डायग्राम की हम बात करें या अलग से भी हम देख सकते हैं, यदि हम 3D डायग्राम की भी बात करते हैं तो दोनों से इस चीज को हम देख सकते हैं। यहाँ पर यह हमारा एक 3D कटिंग टूल है सॉलिड। अब इसके लिए हम बात करते हैं कि क्रेटर वियर हमारा उत्तरदायी कहां पर होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो क्रेटर वियर हमारा होता है वो कटिंग टूल की कटिंग एज से कुछ दूरी पर, कटिंग टूल की ये क्या है, कटिंग एज है, ये है हमारी क्या, कटिंग एज ऑफ द कटिंग टूल। और इस सतह का नाम क्या है, इस सरफेस को हम बोलते हैं टूल फेस और रेक फेस, इसी का नाम है टूल फेस और रेक फेस। अब क्रेटर वियर के लिए हमने बोला क्या कि क्रेटर वियर हमेशा कटिंग टूल की कटिंग एज से कुछ दूरी पर बनती है। ये पूरे में ऐसे ही हमारा हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम साइड में देखेंगे तभी हमको देखेगा। यहाँ 2D डायग्राम उसी चीज को यहाँ पर ये दिखाया गया है, कटिंग टूल की कटिंग एज से कुछ दूरी पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कटिंग, यहाँ पर कटिंग टूल का मटेरियल क्या है, फ्रिक्शन के कारण टूट करके यहाँ से रिमूव हो गया है, जिसके कारण कटिंग टूल हमारा वीक हो गया है। तो जिस वियर को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर वियर। कब होता है ये, अधिकतर ये क्रेटर वियर डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग क्रिया के दौरान प्राप्त होता है जब कंटिन्यूअस चिप बन रही होती है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस चिप यदि बनेगी तो कटिंग टूल के टूल फेस और चिप के बीच फ्रिक्शन होगा, और यदि फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन के कारण टूल फेस का पार्टिकल टूटेगा, और जब टूटेगा तभी ऊपर क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट होगा, जिसको हम बोलेंगे कि यह क्रेटर वियर के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ने जो कहा है कि क्रेटर वियर के लिए कटिंग टूल का कौन सा भाग उत्तरदायी है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि क्रेटर वियर के टूल फेस पर पाया जा रहा है। कब, जब डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग क्रिया होती है तो उस समय टूल के टूल फेस और चिप के बीच फ्रिक्शन होने के कारण जो पार्टिकल कटिंग टूल के सरफेस से टूटते हैं कटिंग टूल की कटिंग एज से कुछ दूरी पर, वो किसके कारण होता है, वो क्रेटर वियर के कारण होता है। उसी को आप बोलते हैं कि क्रेटर वियर के कारण ही कटिंग टूल वीक हो गया है। तो इसके लिए अब आंसर की बात करते हैं। आंसर कौन है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये पार्ट पे हमारा दिया हुआ है फेस। यदि टूल फेस नहीं लिखा हुआ है तो केवल फेस लिखा होगा, तो इसका मतलब ए नंबर हमारा क्या है, सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी जेईई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी जेईई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्विसाइट ऑफ ए कटिंग टूल मटेरियल इज, कर्तन औजार के पदार्थ की सबसे जरूरी सामग्री क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, तो हमें क्या बताना है। बेसिकली हम देखें तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कटिंग टूल प्रॉपर्टी के बारे में हमसे पूछा गया है। किसके बारे में, कटिंग टूल की प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। कटिंग टूल प्रॉपर्टीज, नंबर वन सबसे पहले यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी रेड और
हार्ट हार्डनेस, रेडार हार्ट हार्डनेस। इसी को दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस। हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा प्रतिरोधकता, ऊष्मा प्रतिरोधकता। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी वियर रेजिस्टेंस, या उसी को हम बोल देते हैं अब्रेशन रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस, या उसी का नाम है अब्रेशन रेजिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं घिसाव प्रतिरोधकता। और थर्ड नंबर है हमारा टफनेस, टफनेस को बोलते हैं कड़ापन या चिमड़पन। देखिए तीन प्रॉपर्टी है क्या। पहली प्रॉपर्टी जो है कि यदि कोई भी कटिंग टूल मटेरियल किसी भी पदार्थ को हम कह रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा गुण होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल में यदि टेम्परेचर को अधिक से अधिक टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, तब हम बोलेंगे कि उसमें रेडार हार्ट हार्डनेस का गुण अधिक है, तभी वो कटिंग टूल मटेरियल हो सकता है। इसके अलावा वियर रेजिस्टेंस या अब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब जिस वर्कपीस के, जिस मटेरियल के अंतर्गत अधिक से अधिक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की पावर होगी या घर्षण को सहने की क्षमता होगी, उसके अंदर वियर रेजिस्टेंस की पावर अधिक होगी, तभी वो कटिंग टूल का मटेरियल हो सकता है। और तीसरा है टफनेस, मतलब क्या है कि अचानक कोई बल यदि कटिंग टूल पर लगता है कटिंग क्रिया के दौरान, तो उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता या उसको सहने की क्षमता कटिंग टूल के अंतर्गत होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, टफनेस है। उसी का दूसरा नाम क्या है, शॉक रेजिस्टेंस, मतलब अचानक लगने वाले बल को सहने की क्षमता। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो ज्यादातर यूज की जाती हैं या ज्यादातर जिनके बारे में हम बात करते हैं। देखते हैं अपने आंसर की बात करते हैं। ए नंबर लिखा है कार्बन परसेंटेज, गलत है। बी पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ एलॉइंग एलिमेंट, गलत। सी नंबर पे लिखा है रेडार हार्ट हार्डनेस, सही है। और डी पे लिखा है इजी फैब्रिकेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, इजी रेडार हार्ट हार्डनेस। ये हमारा सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, यदि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। कटिंग टूल के फेस और फ्लैंक के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन की यदि हम बात करें तो पहले हम अपने डायग्राम की बात कर लेते हैं कि फेस और फ्लैंक के बीच कौन सा कोण हमारा बनता है। देखिए यहाँ पर बेसिक मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग का ये डायग्राम है। इसमें यदि हम देखें तो ये हमारा क्या कटिंग टूल, ये है वर्कपीस और ये क्या है चिप। यहाँ पर कटिंग टूल के दो सरफेस है, एक ये ऊपरी सरफेस है और एक ये क्या है हमारा निचला सरफेस है। कटिंग टूल के ऊपरी सरफेस का नाम क्या है, टूल फेस, और निचले सरफेस का नाम क्या है, फ्लैंक। तो टूल फेस और फ्लैंक के बीच हम देखें जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कोण हमारा बन रहा है कटिंग टूल के टूल फेस के बीच, उस एंगल को हम बोलते हैं लिप एंगल। और लिप एंगल की वैल्यू या रेंज यदि हम बात करें कि लिप एंगल की रेंज क्या होती है, तो हम बोलते हैं 60 डिग्री टू 80 डिग्री। ये हमारी क्या है रेंज। किसके किसके बीच बनेगा, द एंगल मेड बिटवीन द टूल फेस एंड फ्लैंक ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज लिप एंगल। अब हम अपने ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में देखिए हमारे दिया गया है क्वेश्चन में, यहां पर देखें यदि हम तो सी नंबर में हमारा जवाब लिखा हुआ है लिप एंगल। जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में देखा तो हमारा जवाब क्या है लिप एंगल। आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी बात हम करते हैं कि टू सिग्नेचर कंप्रेजेज ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स। औजार हस्ताक्षर में कितने घटक होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि टूल सिग्नेचर में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 7। टूल सिग्नेचर में टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट 7 है, जिसमें से 6 एंगल हैं, 6 कोण हैं हमारे, और एक क्या है नोज रेडियस। तो टोटल कितने हो जाएंगे 7। वही आपने मुंह इसके पहले बताया था, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। ये टोटल 7 एलिमेंट होते हैं किसमें, टूल सिग्नेचर में। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट 7 एलिमेंट। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर यदि हम 9 की बात करें
तो एसएससी जे 2014 इवनिंग शिफ्ट में हमारा क्वेश्चन पूछा गया। 2014 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। एसएससी जे में जो पूछा गया है कि द एबिलिटी ऑफ ए टूल मटेरियल टू रेजिस्ट शॉक और इम्पैक्ट फोर्स इज नोन एज। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में हमने इस बात को किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि शॉक रेजिस्टेंस के बारे में, या उसी को हमने बोला था टफनेस। टफनेस प्रॉपर्टी के बारे में हमने बताया क्या था, टफनेस प्रॉपर्टी के बारे में अभी जस्ट हमने बात किया था। इसको बोलते हैं कड़ापन या चीमड़पन हिंदी में। ये कौन सा गुण होता है, किसी भी कटिंग टूल मटेरियल में टफनेस का गुण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी के कारण यदि कटिंग क्रिया के दौरान किसी भी कटिंग टूल में अचानक कोई बल लगता है, अचानक कोई शॉक लगता है या अचानक कोई बल लगता है, तो उसको रेजिस्ट करने की क्षमता कटिंग टूल में होती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो है हमारी टफनेस। क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अचानक लगने वाले बल या इंपैक्ट फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है, तो वो कौन सा है हमारा, टफनेस। आंसर की बात करेंगे, ए नंबर गलत, बी नंबर सही जवाब सी पे दिया है, और सी और डी नंबर को यदि हम देखें तो दोनों ही आंसर हमारे क्या जाएंगे, गलत। तो 9 नंबर का हमारा आंसर क्या जाएगा, बी नंबर टफनेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एसएससी जे 2014 इवनिंग शिफ्ट का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेटल कटिंग का। इसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन ने पूछा है कि द टूल मटेरियल विच हैज हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस। अभी देखिए इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया है। क्वेश्चन ने कहा है कि किस मटेरियल में, अब हमें क्या है, मटेरियल को बताना है कि किस मटेरियल में टेम्परेचर को वियर करने की पावर अधिक होती है। बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से यदि हम सिरामिक की बात करें, देखिए तो सिरामिक का जो टेम्परेचर को वियर करने की पावर है वो हमारी 1200 डिग्री सेल्सियस है। कुछ बुक में यही हमारा 1400 तक भी लिख देता है, तो हम बात करेंगे क्या, 1200 डिग्री सेल्सियस। जनरली बात करें सीमेंटेड कार्बाइड की, हम बात करते हैं टेम्परेचर को बियर करने की पावर, तो सीमेंटेड कार्बाइड में हमारी होती है 1000 डिग्री सेल्सियस। कार्बन स्टील की बात करें, कार्बन स्टील की यदि हम बात करते हैं तो कार्बन स्टील में टेम्परेचर को बियर करने की पावर हमारी 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मीडियम एलॉय स्टील की बात करें, मीडियम एलॉय स्टील की यदि हम बात करते हैं तो इनमें टेम्परेचर को बियर करने की पावर जनरली देखा जाता है तो मैक्सिमम 300 डिग्री सेल्सियस तक पाई जाती है। अब देखिए, अब इनमें हम देखें कटिंग टूल मटेरियल के रूप में यदि इनको हम देख रहे हैं, इन मटेरियल को देख रहे हैं, तो टेम्परेचर का जो क्रम है वो तो हमारा किसको बता रहा है, सिरामिक को। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, द टूल मटेरियल विच है हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस। 2 प्रॉपर्टी की बात हुई है कि एक तो हीट रेजिस्टेंस, दूसरा वियर रेजिस्टेंस। तो हीट रेजिस्टेंस में सिरामिक तो ज्यादा है, दूसरे नंबर पे सीमेंटेड कार्बाइड है। लेकिन यदि हम वियर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसमें होती है, सिरामिक से भी ज्यादा वियर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी सीमेंटेड कार्बाइड में होती है। क्यों? क्योंकि सिरामिक के अंदर ब्रिटलनेस का भी गुण होता है और सीमेंटेड कार्बाइड में ब्रिटलनेस का कम और हार्डनेस का गुण क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वियर रेजिस्टेंस की पावर सीमेंटेड कार्बाइड में अधिक पाई जाती है। तो यदि कंबाइंड इफेक्ट देखें कि दोनों प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा होंगी, तो हम बात करेंगे किसकी, सीमेंटेड कार्बाइड की, किसमें दोनों प्रॉपर्टी हमारी अधिक पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, सीमेंटेड कार्बाइड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम बात करें तो क्वेश्चन एसएससी जे 2014 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये भी इसमें पूछा गया द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल। तो दोस्तों पहले सीमेंटेड कार्बाइड टूल के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन हम बता देते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड टूल के बारे में। देखिए जो सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल है, इसका जो दूसरा नाम है सीमेंटेड कार्बाइड को, इसको हम बोलते हैं थ्रो अवे इंसर्ट चिप। थ्रो अवे इंसर्ट चिप, इंसर्ट इसी को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो सीमेंटेड कार्बाइड हो या सिरामिक हो, ये कॉस्टली होने के कारण इनको एक परत के रूप में बनाया जाता है। पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो इनको एक परत के रूप में बनाया जाता है और उस परत को हम क्या करते हैं, कोल्ड प्रेसिंग या सोल्डरिंग मेथड के द्वारा, कोल्ड प्रेसिंग या ब्रेजिंग मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, उनको या तो कार्बन टूल स्टील में, या तो हाई कार्बन स्टील में, या तो हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल पर क्या करते हैं, कोल्ड प्रेसिंग के द्वारा या ब्रेजिंग ऑपरेशन के द्वारा, ब्रेज वेल्डिंग के द्वारा हम इनको बाइंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं।
तो वहां पर इसीलिए इसको थ्रो अवे इंसर्ट की चिप के नाम से जाना जाता है। इस तरह में लॉस ऑफ मटेरियल हमारा कम होता है। और इसके बारे में बात करें सीमेंटेड कार्बाइड के, तो आप बोल सकते हैं कि ये टंगस्टन जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड है, ये कार्बाइड ऑफ टंगस्टन, टाइटेनियम और टंटालुम का कार्बाइड है। इसके अलावा बात करें तो कुछ अमाउंट में इसमें कोबाल्ट भी मिला होता है। कोबाल्ट ही इसमें किसका कार्य करता है? बाइंडर का कार्य करता है। टेम्परेचर की बात करें तो 1000 डिग्री सेल्सियस, कटिंग स्पीड की बात करें तो 150 मीटर पर मिनट की क्षमता होती है। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो हाई होती है। रेक एंगल हमारा निगेटिव होता है। तो इतनी सारी चीजों की बात हमने किया। मेन जो क्वेश्चन हमारा पूछा था कि बाइंडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बंधक के रूप में, मतलब जो पाउडर हमारा सीमेंटेड कार्बाइड होता है उनके कणों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो बिल्कुल आप बोलेंगे कि जो हम कोबाल्ट को मिलाते हैं तो कोबाल्ट ही किसका काम करता है? बाइंडिंग एजेंट का काम करता है कोबाल्ट। देखते हैं आंसर के बारे में। ए नंबर निकिल, बी नंबर कोबाल्ट। तो देखिए बी नंबर आपका आंसर भी दिया गया है जो कि सही है। बाकी आंसर को भी हम यदि देखें तो सी क्रोमियम और कार्बन दिया गया है, तो आंसर सही आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर कोबाल्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। एसएससी जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन 2014 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला क्या है कि द टेलर कोरिलेशन बिटवीन द कटिंग स्पीड एंड टूल लाइफ इज गिवन बाय। देखिए इसके पहले भी हमने अपने लेक्चरों में बात किया था कि टेलर टूल लाइफ इक्वेशन जो हमारी है, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, टेलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया? कटिंग स्पीड और कटिंग टूल के जीवन काल, एक्सपोनेंट एन और कांस्टेंट सी, इन चारों में एक रिलेशन सिचुएट किया जिसको टेलर टूल लाइफ इक्वेशन के बारे में जाना गया। वो था क्या? Vt to the power n is equal to c, Vt to the power n is equal to c। यहां पर भी हमारा क्या था? कटिंग स्पीड था, जिसकी यूनिट हमारी क्या थी? मीटर पर मिनट, जिसकी यूनिट थी हमारी मीटर पर मिनट। टी हमारा क्या था? टाइम था, जिसकी यूनिट क्या थी? मिनट। और एन क्या था हमारा? एक्सपोनेंट था, घातांक जिसको बोलते हैं हम, जो डिपेंड करता था टूल मटेरियल पर, जो डिपेंड करता था टूल मटेरियल पर। सी की बात करें तो ये हमारा था कांस्टेंट, जो डिपेंड करता था वर्कपीस और टूल दोनों के मटेरियल पर और कटिंग कंडीशन पर, तो यहां पर हमने देख लिया है टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। अब बात करते हैं अपने आंसर की। तो चारों ऑप्शन में जो हम देखें तो बी पार्ट में दिया गया है Vt to the power n is equal to c, तो आंसर नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। एसएससी जेईई 2014 मॉर्निंग शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। एसएससी जेईई 2013 मॉर्निंग शिफ्ट का ही हमारा क्वेश्चन है। यदि इसके बारे में हम बात करें 13 में लिखा है क्या? द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ टूल इज डिपेंड करें, वो कौन सा कोण है जिस पर कटिंग टूल की स्ट्रेंथ निर्भर करती है। तो बात करते हैं हम अपने डायग्राम से। यदि इस डायग्राम में देखें तो देखिए यहां पर अभी इसके पहले हमने बात किया था लिप एंगल की। तो कटिंग टूल के टूल फेस और फ्लाई के बीच बनने वाले एंगल को लिप एंगल बोल दिया गया। और वर्कपीस के मशीन्ड सरफेस पर खींची गई टेंजेंट तथा कटिंग टूल के टिप पर खींचे गए रेफरेंस प्लेन के बीच बने कोण को, दूसरा वर्ड हमारा कि वर्कपीस के मशीन्ड सरफेस पर खींची गई टेंजेंट से 90 डिग्री पर या के परपेंडिकुलर खींचे गए प्लेन तथा टूल के टूल फेस के बीच बनने वाले कोण को रेक एंगल बोला गया। द एंगल मेड बिटवीन द फ्लैंक एंड द मशीन्ड सरफेस ऑफ ए वर्कपीस इज नोन एज रिलीफ एंगल और क्लियरेंस एंगल। तो हमने 3 कोण की बात किया है, अभी बात किया है। ये कटिंग टूल है, यहां पर ये एंगल है हमारा गामा, ये एंगल जिसकी हमने बात किया ये एंगल है हमारा लिप एंगल, और ये एंगल जिसकी हमने बात किया ये एंगल है हमारा अल्फा। यहां पर यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा? रेक एंगल डालेगा। कैसे? देखिए लिप एंगल तो डिपेंड कर रहा है गामा और अल्फा के ऊपर। यदि ये दोनों कम ज्यादा होते हैं तभी इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा, सबसे ज्यादा जो एंगल का प्रभाव देखें तो वो रेक एंगल का है। क्यों? क्योंकि रेक एंगल के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कटिंग टूल हमारा शार्प होगा कि थिक होगा।
हार्ड वर्क पीस के लिए यूज किया जाएगा कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाएगा या डक्टाइल के लिए यूज किया जाएगा, तो वो रेक एंगल ही डिफाइन करता है। जैसे कि जनरली हम बात करते हैं कि पॉजिटिव रेक एंगल के लिए अधिकतर हम मशीनिंग क्रिया डक्टाइल मटेरियल की करते हैं, जीरो और निगेटिव रेक एंगल पर हमेशा हार्ड और ब्रिटल मेटल की कटिंग क्रिया को करते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो डिपेंड कर रहा है वो कौन सा एंगल है हमारा, रेक एंगल। क्वेश्चन की बात करें हम, जो क्वेश्चन हमारा दिया गया और उसके ऑप्शन की, तो यहाँ पर केवल एक आंसर चुनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर में लिखा हुआ है रेक एंगल। सी नंबर में हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, रेक एंगल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 13 का सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि क्रेटर वियर टेक प्लेस इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट द। अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसी बात को पढ़ चुके हैं और हमने कहा था कि क्रेटर वियर के लिए हमारा कौन सी सतह उत्तरदायी होगी कटिंग टूल की। तो जवाब हमारा क्या आएगा था, क्रेटर वियर के लिए हमारी कौन सी सतह उत्तरदायी है, तो आपने कहा था टूल फेस और रेक फेस। टूल फेस और रेक फेस क्यों, क्योंकि ये कटिंग टूल की कटिंग एज से कुछ दूरी पर टूल फेस पर पाया जाता है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में यदि हम देखेंगे तो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, जहां पर हमारा बी नंबर सही है, फेस या फलक हम बोलते हैं। इसी डायग्राम के द्वारा इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हम इस चीज को डिस्कस कर चुके थे कि कटिंग टूल की कटिंग एज से कुछ दूरी पर क्रेटर वियर पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पूछा गया है 3 मार्च 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में जो पूछा गया है। अब इसकी बात करें तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि विच ऑफ द टूल मटेरियल है हाईएस्ट कटिंग स्पीड। क्वेश्चन ने कहा है कि कौन से ऐसे कटिंग टूल के पदार्थ हैं जो सबसे हाई स्पीड को रखते हैं। तो पहले हमें उनके बारे में जानना होगा। कार्बन स्टील, टूल स्टील, कार्बाइड और कास्टेलाई, ये 4 मटेरियल के नाम हमारे पास दिए गए हैं। यदि हम इनकी स्पीड की बात करें तो सबसे पहला है हमारा क्या, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील की हम बात करें तो इसकी कार्बन स्टील की हमारी स्पीड कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि स्पीड है 12 मीटर पर मिनट। इसके अंदर ही होती है हमेशा कार्बन स्टील की स्पीड। दूसरा हमारा क्या है, टूल स्टील। यदि हम टूल स्टील की बात करें तो टूल स्टील की जो अधिकतर हम लोग स्पीड की बात करते हैं वो 8 से लेके 15 मीटर पर मिनट तक की हम बात कर लेते हैं। तीसरा है हमारा सी नंबर, कार्बाइड। यदि कार्बाइड की बात करें तो कार्बाइड की जो स्पीड होती है 150 मीटर पर मिनट होती है। इसके अलावा 4th नंबर पर यदि हम बात करें तो 4th नंबर पे है कास्टेलाई। 4th नंबर पर हम बात करें कास्टेलाई की, तो कास्टेलाई की हम देखें तो जनरली स्पीड जो मैक्सिमम जाती है वो 75 मीटर पर मिनट पर कटिंग क्रिया की जाती है। तो इन सभी में यदि हम आंसर की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो कटिंग स्पीड होगी वो किसकी होगी, कार्बाइड की होगी। तो आंसर में यदि हम बात करें तो सी नंबर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। देखिए क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ ए कटिंग आयल व्हेन थ्रेडिंग ए पाइप इज टू। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा कि पाइप की थ्रेडिंग करते समय कटिंग आयल, कटाई तरल का क्या फंक्शन होता है, हमें ये बात बताना है आपको। देखिए यदि हम थ्रेडिंग की बात करें तो थ्रेडिंग हम 2 तरीके से करते हैं, या तो लेथ मशीन पर करते हैं या तो सीधे डाई के द्वारा करते हैं। या तो लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा करते हैं या तो हम डाई के द्वारा करते हैं। अब देखिए यदि हम डाई के द्वारा कर रहे हैं या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा कर रहे हैं तो सबसे स्लो स्पीड पर थ्रेडिंग ऑपरेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं लेथ मशीन पर जो सबसे स्लो होने वाला ऑपरेशन है वो हमारा थ्रेडिंग ऑपरेशन। आप जानते हैं जब स्पीड का मान मिनिमम होगा, यदि स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, तो उस समय फ्रिक्शन का मान क्या होगा। यदि स्पीड स्लो होगी तो उस समय फ्रिक्शन का मान क्या होगा, अधिक होगा। यदि स्पीड स्लो होगी तो फ्रिक्शन का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि स्पीड और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यदि टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब जो भी हमारा यहाँ पर कटिंग फ्लूइड प्रोवाइड किया जाएगा उसके 2 पर्पज होगा। पहला क्या होगा कि कटिंग टूल और वर्कपीस को ठंडा करना, नंबर 1, या डाई को ठंडा करना। यदि डाई से बना रहे हैं या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से बना रहे हैं तो कटिंग टूल को ठंडा करना और वर्कपीस को ठंडा, नंबर 1। दूसरा क्या हो जाएगा,
फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना। क्यों? एज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह कार्य करेगा, तो स्नेहन की तरह कार्य करेगा, तो उस समय पर्पज क्या होगा? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना। देखते हैं अब अपने हम ऑप्शन की बात करते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है। पहले पे लिखा है टू प्रोवाइड कूलिंग एक्शन, तो बिल्कुल सही जवाब है कि ये कूलिंग एक्शन का कार्य करेगा, शीतल प्रदान करेगा। बी नंबर की बात करें तो लुब्रिकेट द डाई, डाई को लुब्रिकेट करेगा, स्नेहन करेगा, बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करेगा। सी पे लिखा है टू हेल्प रिमूव चिप्स। देखिए तीसरा ऑप्शन जो दिया गया ये भी हमारा सही है। क्यों? जब थ्रेडिंग ऑपरेशन होगा तो उस समय चिप क्या बनेगी? छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बनेगी, तो कटिंग फ्लूइड क्या करेगा? उनको भी अपने साथ बहाकर ले जाएगा, जिससे हमारी सतह खराब नहीं बनेगी, सतह हमारी अच्छी बनेगी। तो सी भी सही है हमारा ऑप्शन। इसका मतलब डी पार्ट ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी जवाब हमारे क्या हैं? सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन कह रहा है, ये पूछा गया आपका 24 जनवरी 2018 मॉर्निंग टू एक्शन बिटवीन टू रनिंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। अभी जस्ट इसके पहले हमने बात किया है कि जब दो घूमते हुए पार्ट्स के बीच घर्षण लग रहा होता है तो किस चीज के उत्पादन में वृद्धि होती है। तो आप जान रहे हैं कि जब दो रोटेटिंग पार्ट बॉडी होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है तो किस चीज में प्रोडक्शन होता है। तो आप बोल सकते हैं कि वहां पर फ्रिक्शन का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। और यदि फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या हीट इंक्रीज होती है। बात करते हैं ऑप्शन की, तो ए नंबर में दिया गया है लाइट, लाइट का कोई इससे मतलब नहीं है। बी नंबर में दिया गया है आयल, आयल का भी कोई संपर्क नहीं है। थर्ड एनर्जी, एनर्जी तो लगती है लेकिन एनर्जी का इससे प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। और डी पे दिया गया है हीट। क्यों? क्योंकि यदि लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं किया जाता है तो टेम्परेचर का मान बढ़ता है, फ्रिक्शन का मान बढ़ता है, तो फ्रिक्शन का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट का भी मान क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 24 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया द टूल लाइफ ऑफ ए टूल इज सेट टू बी ओवर। औजार का जीवन काल कब समाप्त कहा जा सकता है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो देखिए कुछ कंडीशन है हमारी जब हम बोल सकते हैं कि कटिंग टूल का जीवन काल कब हम बोल सकते हैं कि समाप्त हो रहा है। पहला, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ दी कटिंग टूल नोज। यदि कटाई औजार के नोज का पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो आप बोल सकते हैं कि कटिंग टूल फेल हो गया है। सेकंड नंबर, लॉस इन वेट ड्यू टू फ्रिक्शन। यदि घर्षण के कारण कटिंग टूल के मटेरियल में के वेट में कमी आ गई है तो उस समय भी आप बोल सकते हैं कि कटिंग टूल का जीवन काल समाप्त हो चुका है। सरफेस फिनिश यदि खराब बनने लगे, अनएक्सेप्टेबल सरफेस फिनिश बनने लगे, तो भी हम बोल सकते हैं कि कटिंग टूल का जीवन काल समाप्त बोला जा सकता है। इसके अलावा एबनॉर्मल साउंड कटिंग क्रिया के दौरान जनरेट होने लगे, कटाई क्रिया करते समय यदि अप्रिय ध्वनि जनरेट होने लगे जिसकी हमें सुनने पर कानों में अटपटा लगना चाहिए या कानों को हमें सही न लगना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल साउंड, अप्रिय ध्वनि जिसको हम बोलते हैं। तो एबनॉर्मल साउंड जनरेट होगी। इसके अलावा हम बात करें कि एबनॉर्मल साउंड के अलावा भी क्या कंडीशन होगी, तो टूल वाइब्रेशन करने लगेगा, कटिंग फोर्स का मान बढ़ जाएगा, पावर कंजप्शन का मान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा, ओवर हीटिंग होने लगेगी और कटिंग टूल की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो वो स्टेबल नहीं रह जाएगी। बात करते हैं ऑप्शन के हम, तो ए नंबर पे दिया गया द टूल हैज फेल्ड। करें टूल फेल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल सही है। बी पे इसके आगे बोलेगा एंड पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड, मतलब जब खराब सतह पर बन रहा हो, बिल्कुल सही जवाब है। बी की बात करें सडन इंक्रीज इन पावर, यदि अचानक बल का मान बढ़ जाए और पावर कंजप्शन का मान बढ़ जाए मशीन क्रिया के दौरान, और चटरिंग मतलब चटचटाहट की ध्वनि उत्पन्न होने लगे जिसको एबनॉर्मल साउंड बोलते हैं, तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा? बी नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। सी की बात करें ओवर हीटिंग एंड फ्यूमिंग, क्यों? क्योंकि जब कटिंग फोर्स का मान बढ़ेगा, पावर कंजप्शन का मान बढ़ेगा, तो टेम्परेचर का मान बढ़ेगा, फ्रिक्शन का मान बढ़ेगा। तो जैसे ही फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो आप देखते हैं कटिंग टूल की कटिंग एज पर टेम्परेचर का मान बढ़ता है, और टेम्परेचर का मान बढ़ने के कारण वहां के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी जगह से डिस्टर्ब होते हैं, वहां के जो एटम होते हैं वो अपनी जगह से डिसलोकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कटिंग टूल की कटिंग एज पर क्या होता है? एक ओवर फ्यूमिंग का मतलब क्या है कि कटिंग टूल की कटिंग एज पर सरफेस में क्या हो जाता है? एक तरह का फुला हो जाता है, एक तरह से सरफेस क्या हो जाता है? उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। दूसरा डायमेंशनल जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाती है। तो डी सी पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और डी के लिए हम बात करें तो डी में लिखा हुआ है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो सभी आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जो एसएससी जेईई में 24 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि सिरामिक टूल्स आर फिक्स्ड टू ए बॉडी बाय द,
सिरामिक टूल्स किसी भी कटाई औजार की बॉडी में किस प्रकार से फिक्स किए जाते हैं। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि सिरामिक जो कटिंग टूल है वो पाउडर फॉर्म में होता है। सिरामिक जो कटिंग टूल है वो पाउडर फॉर्म में होता है, नंबर 1 पाउडर फॉर्म में होने, और दूसरा इनकी जो कास्ट होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अधिक कास्ट के कारण हम पूरा का पूरा कटिंग टूल पूरा हम सिरामिक टूल का नहीं बना सकते। उसके लिए हम करते क्या है कि उनको एक परत के रूप में बना लिया जाता है और स्पीड के आधार पर HSS हाई स्पीड स्टील, कार्बन टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील कटिंग टूल के टूल फेस पर या और फ्लैंक पर, कटिंग टूल के टूल फेस और फ्लैंक मतलब कटिंग एज पर इनको फिक्स करते हैं नोज वाले पॉइंट पर, और फिक्स करने के बाद कटिंग क्रिया को हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसके द्वारा फिक्स करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन, एक या तो कोल्ड प्रेसिंग के द्वारा, दूसरा या तो ब्रेजिंग के द्वारा। वेल्डिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का नाम। सोल्डरिंग के लिए आपने बात किया होगा तो आपने कहा होगा कि यदि फिलर मेटल का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो आप बोलते हैं कि उस समय हम सोल्डरिंग करते हैं। यदि फिलर मटेरियल का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और वर्कपीस मटेरियल जिनकी हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे होता है तो उस समय हम किसको करते हैं, ब्रेजिंग ऑपरेशन को करते हैं या ब्रेजिंग वेल्डिंग को करते हैं। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में ब्रेज वेल्डिंग जो हमारी होती है वो अधिक स्ट्रांग होती है। ऑक्सीसल्फेट टार्च के द्वारा हम ब्रेज वेल्डिंग को या ब्रेजिंग वेल्डिंग को हम करते हैं। तो ब्रेजिंग वेल्डिंग के द्वारा या कोल्ड प्रेसिंग के द्वारा फिक्स किया जाता है सिरामिक टूल को किसी भी कटिंग टूल के बॉडी पर। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में देखिए सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग और क्लैंपिंग, तो यहाँ पर डायरेक्टली नाम दिया गया है ब्रेजिंग। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर यदि 20 की बात करें तो देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ इंडेक्स n इन एसोसिएटेड विद कार्बाइड टूल्स व्हेन टेलर टू लाइफ इक्वेशन Vt to the power n is equal to constant is applied। आप कह रहे हैं कि यदि टेलर टू लाइफ इक्वेशन Vt to the power n is equal to c अप्लाई की गई है तो उस समय हमको क्या बताना है कि वैल्यू n का मान किसके लिए, कार्बाइड टूल के लिए। तो यहाँ पर हम देखें कि n जो एक्सपोनेंट है जिसको मान वर्कपीस कटिंग टूल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, केवल कटिंग टूल मटेरियल के ऊपर n का मान डिपेंड करता है। तो n की यदि हम बात करें तो 0.1 से लेकर 0.2 होता है किसके लिए, HSS के लिए, हाई स्पीड स्टील के लिए। 0.20 से लेकर 0.25 तक होता है किसके लिए, कार्बाइड के लिए, सीमेंटेड कार्बाइड की बात करें। और 0.40 से 0.55 होता है किसके लिए, ये होता है हमारा सिरामिक कटिंग टूल के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बाइड टूल के लिए, तो आप देख सकते हैं कि कार्बाइड कटिंग टूल के लिए एक्सपोनेंट n का मान 0.20 से 0.25 हो जाएगा। ये SSC 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। यदि इसकी हम बात करें तो ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर 0.20 to 0.25। सो थैंक यू दोस्तों। आज आपके टेस्ट के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उनको ब्रीफली सभी को डिस्कस 1 by 1 कर दिया गया है। अगले टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। थैंक यू।